Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have discussed about the discovery of neutron and various terms जैसे आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनके बारे में पढ़ा। आज हम हाउ द दीज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अरेंज्ड इन अ एटम, एक एटम में किस तरह से अरेंज रहते हैं, इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट मॉडल था वो था आपके क्या, थॉमसन मॉडल। जो फर्स्ट मॉडल था, टॉपिक अपना क्या हो गया, टॉपिक हो गया मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो मॉडल्स दिए गए वो कौन कौन से थे। एक तो था थॉमसन मॉडल, था। एक आपके क्या था, रदरफोर्ड मॉडल। देन इसके बाद क्या था आपका, बोर मॉडल। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज अभी सबसे पहले हम इस वीडियो में थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस द थॉमसन मॉडल। अगर इसके बारे में हम देखें तो इस मॉडल को किसने दिया था, किसने दिया था, जे थॉमसन ने। तो इट इज गिवन बाय जे थॉमसन। और जे थॉमसन के अनुसार इसकी क्या स्ट्रक्चर थी, एटम्स आर स्फेरिकल इन नेचर। इन्होंने क्या कहा कि एटम क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं नेचर में, जिनमें कि अभी हम लिखेंगे इन सबको पॉइंट्स में। प्रोटॉन्स स्प्रेड रहते हैं इन द होल एटम, ये तो क्या हो गए, प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में क्या रखें, एम्बेडेड रहते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है दसे हुए रहते हैं, लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, दसे रहते हैं। लेकिन जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों पर अपोजिट चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को हम पहले लिखते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, इट इज़ गिवन बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन। दूसरा पॉइंट्स क्या लिखेंगे, इसकी क्या होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। देन हमने क्या कहा, प्रोटॉन्स स्प्रेड इन होल द स्फीयर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, प्रोटॉन्स स्प्रेडेड इन होल स्फीयर। प्रोटॉन क्या रहते हैं, स्फीयर में फैले रहते हैं। दूसरा पॉइंट अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, दसे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड का मतलब होता है दसे हुए। अभी हम इसका कंपेयर करेंगे डेली लाइफ में। अपन कई तरह के एग्जाम्पल हैं जिनको हम कंपेयर करते रहते हैं। एम्बेडेड बिटवीन द प्रोटॉन्स में क्या रहते हैं,
दसे रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट मीन्स चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स में चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव, इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में हमने पढ़ा है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हम इसको डेली लाइफ में डेली अपन देखते हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, थॉमसन मॉडल को हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसको आप बता रही है, मैं बता रहा हूँ इसको प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं। कौन सा मॉडल बोलते हैं इसको, प्लम पुडिंग। दिस मॉडल आल्सो known as plum pudding मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं इसको, देखिए पुडिंग जो है ये क्या होती है, पुडिंग आपके क्या है, एक तरह से स्वीट है, एक मिठाई होती है, पुडिंग का मतलब होता है स्वीट, और ये विदेशों में उसको पुडिंग बोलते हैं, मिठाई को क्या बोलते हैं, पुडिंग। और प्लम क्या होगा इसमें, सीड्स, प्लम का मतलब है सीड्स, बीज लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, आपने सभी ने पढ़ा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट केक आता है या पेस्ट्री आती है, तो आपने देखा होगा उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, चोको चिप्स होते हैं ना। तो जो आपके एक तरह से मानिए कि जो केक हुआ वो तो क्या हो गया, पुडिंग हो गई, और उसमें जो आपके चोको चिप्स है बीच बीच में दसी हुई है वो क्या है, प्लम। तो हम इसको ब्लैक फॉरेस्ट केक से भी कंपेयर कर सकते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक से भी कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा कंपैरिजन आप देखिए, वाटरमेलन, गर्मियों में आता है, सभी आप खाते हैं वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन में अपन देखें तो वाटरमेलन में आप देखते हैं ना किस तरह से होता है, मान लीजिए वाटरमेलन है, हाफ इसको कट किया तो आप देखते हैं एक तो क्या होता है, रेड पार्ट होता है इसका पूरा, और उसमें जो बीच बीच में क्या होते हैं, ब्लैक सीड, ये मान लीजिए ब्लैक सीड है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो रेड पार्ट है किसका, वाटरमेलन का, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लैक सीड होते हैं, ब्लैक सीड्स किसके, वाटरमेलन के, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। एक अपन इसको जो बूंदी के लड्डू आते हैं उसमें आप देखा होगा जैसे येलो येलो तो क्या हो गया, बूंदी होगी, और उसमें कहीं कहीं जैसे इलायची है, या कहीं कहीं आपने देखा कई बार उसमें रेड ग्रीन इस तरह की बूंदी लगा देते हैं। तो रेड और ग्रीन क्या हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो येलो पार्ट हो गया ज़्यादा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन्स को। तो इस तरह से ये प्रिमिटिव मेथड था, सबसे पहला मेथड था जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन द्वारा दिया गया। लेकिन जैसे रदरफोर्ड मॉडल दिया गया, ये मॉडल फेल हो गया, एक मतलब आपके असफल हो गया। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या था, पहले हम वो पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसका फेलोर के बारे में बात करेंगे। तो पर सीधा रदरफोर्ड मॉडल,
रदरफोर्ड मॉडल देखें अपन, और ये इम्पोर्टेंट मॉडल है आपका रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था। हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और डायग्राम भी हम देखते हैं, कई बुक्स में अलग अलग तरह के डायग्राम दे रखे होते हैं, हम उनको सभी को यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले एक डायग्राम आपने देखा होगा कि इस तरह से आपके, मान लीजिए ये फॉइल है, एक हमने फॉइल ली और ये आपके इधर क्या हो गया, स्क्रीन हो गई। ये क्या है, स्क्रीन हो गई। और स्क्रीन पर आप देखेंगे क्या होता है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। ये हमने फ्लोरोसेंट, जिंक सल्फाइड क्या होता है, फ्लोरोसेंट होता है मटेरियल जो कि चमकता है रेस से। ये क्या हो गए आपके जिंक सल्फाइड, और ये क्या हो गई, स्क्रीन, ठीक है। ये क्या, गोल्ड फॉइल पर अपन ने क्या है, अल्फा पार्टिकल्स की क्या कराते हैं, बम्बार्डमेंट कराते हैं, बौछार कराते हैं। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो हीलियम के नाभिक होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये हीलियम का फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के नाभिक होते हैं, इनकी गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट कराते हैं। गोल्ड फॉइल अपनी क्या होती है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल लेते हैं हम यहाँ पर, पतली, जिससे कि इजीली उस पर बम्बार्डमेंट हो सके। अराउंड इसकी जो थिकनेस है वो 100 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है इसकी थिकनेस, 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर आप जानते हैं कितने के बराबर होता है, देखिए 1 नैनोमीटर आपके होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। अब जैसे यहाँ पर ये 100 नैनोमीटर है तो कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, ये इंटू 100, दैट मीन्स 10⁻⁻7 मीटर इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। अब जब आप बम्बार्डमेंट कराते हैं तो इससे क्या होता है, जो रेज हैं ये डिफरेंट एंगल से, कुछ तो आप देखेंगे सीधी निकल जाती हैं, कुछ क्या है डिफ्लेक्ट होती हैं, और कुछ क्या होती है आपके वापस आती है। अराउंड 20,000 में से 1 क्या आती है, वापस आ जाती है जाके, ठीक है। इसको हम, इसके ऑब्जर्वेशन जो पास हो रही हैं, सीधी निकल रही हैं या डिफ्लेक्ट हो रही हैं या वापस से बैक आ रही है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या रिजल्ट निकालेंगे, वो हम सभी अभी देखेंगे। एक डायग्राम तो मैंने आपको ये बताया जो अपन अक्सर देखते हैं। दूसरा डायग्राम आपने देखा होगा कई जगह, इसके अपन न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर, एटम्स का जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का, वो बना के भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे इस तरह से, कई जगह आपने ये डायग्राम इस तरह से भी देखा होगा, ठीक है। और ये तो बाहर का आपके एटम हो गया, ईच, ये सभी क्या है, एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए इनके हमने न्यूक्लियस बना दिए, ये क्या हो गए, नाभिक हो गए इनके, ठीक है। और जब हम इन पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्या होते हैं, कुछ तो सीधे निकलते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, और
कुछ क्या हुए आपके वापस आ जाते हैं। जैसे बताया 20,000 में से अराउंड एक क्या होता है वापस आता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं। इसके साथ ही जो अक्सर दिया जाता है मैं उसको बताता हूँ यहाँ पर। ये तो कई एटम ले लिए, हम इसको एक एटम में समझें तो उसमें और क्लियरली समझ सकते हैं। किस तरह से, मान लीजिए हम यहाँ पर देखें, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये तो मैंने अभी आपके क्या बनाया न्यूक्लियस बनाया, जैसे इसमें बनाया एक एटम के लिए मैं समझ रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये हमने क्या इसके एटम की स्ट्रक्चर बना दिया। अगर हम इस पे देखें समझें इसको तो किस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स जैसे ये निकल रहे थे ना, इसी को हम एक एटम पे समझ रहे हैं। यानी मैंने आपके क्या किया, ये जो यहाँ पर एटम्स थे बहुत सारे, इसमें से एक एटम को हमने ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो क्या होगा कि मैक्सिमम तो ये क्या हो गए अल्फा पार्टिकल्स थे, वो क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और कुछ क्या हुए डिफ्लेक्ट हुए विद द डिफरेंट एंगल। और 20,000 में से वन जो कि एटम के सेंटर से पास हो रहा था वो क्या आ गया वापस आ गया, रिवर्स बैक वापस आ गया। यानी एक जो सेंटर से जा रहा था वो क्या हुआ वापस आ गया, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। इसके उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हुए जो मैंने अभी बात करी आपसे, और उससे क्या रिजल्ट निकाले, वो मेन चीज़ यहाँ पर है। 3 मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हमने 3 ही देखे कि मैक्सिमम तो रेज क्या हुई पास आउट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सम रेज डिफ्लेक्टेड विद डिफरेंट एंगल, एंड वन रेज आउट ऑफ द 20,000 विच इज पास टू द सेंटर कम बैक, रिवर्स बैक। 3 ऑब्जर्वेशन हुए। अब 3 से इन्होंने क्या है रिजल्ट निकाले, वो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई रदरफोर्ड ने दिया, जैसा नाम से ही इंडिकेट है कि इस मॉडल को किसने दिया रदरफोर्ड ने दिया। अब हम इसके ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। ये मैंने आपको थिकनेस बता दी, डायग्राम में भी काफ़ी अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर आ गया, ये फॉयल किसकी ली थी हमने गोल्ड की, ये फॉयल आप लिखेंगे किसकी है, ये और नाम लिख लीजिए आप, ये क्या है गोल्ड फॉयल अपन ले रहे हैं यहाँ पर। ये भी मैं अभी रीजन बताऊंगा क्यों लेते हैं गोल्ड फॉयल। और ये अपने क्या हो रहे हैं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हमें कहाँ पर दिखेंगे ये, इनको ऑब्जर्व कहाँ पर करेंगे अपन जिंक सल्फाइड लेयर पर। ये अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। ये लेयर कैसी होती है आपके फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है जो कि रेज से क्या होती हैं रेडिएट करता है और वो चमकती है। अब देखिए हम इसको 3 पॉइंट में ही लिखेंगे। पहला अपने क्या लिखेंगे इसमें ऑब्जर्वेशंस, कि रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस क्या थे एंड उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। यही मेन चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। तो देखिए फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन क्या था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास आउट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखना चाहेंगे कि व्हेन अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए डिफ्लेक्ट हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर है।
आप इसको डायग्राम में शो कर दें अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम तो हमें कम इसका थ्योरी लिखनी पड़ेगी, डेस्क्रिप्शन कम लिखना पड़ेगा। अक्सर जो इसके मार्क्स मिलते हैं ना, वो केवल आपके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के ही होते हैं और डायग्राम के। तो क्या ऑब्जर्वेशंस थे, देखिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास आउट और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास आउट फ्रॉम थिन गोल्ड फॉइल without any deflection, ठीक है। अब साथ में हम इससे क्या पता लगाया वो भी लिखेंगे। तो हमारा हेडिंग एक तरह से देखिए तो आपके क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। मैं साथ साथ में बता रहा हूँ ये कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन हुआ। ठीक है, ब्लैक्सन, इससे क्या कंक्लूजन हुआ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास आउट फ्रॉम थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन which indicates that most part यानी मैक्सिमम पार्ट, most of the part of element क्या है, part of the element is empty यानी खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कुछ नहीं होते, यानी एम्प्टी होता है। जबकि थॉमसन ने क्या बताया था कि प्रोटॉन्स पूरे में स्प्रेड रहते हैं, इसीलिए थॉमसन थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ, नोट करें। इसके बाद मैं सेकंड लिखता हूँ। देखिए अब सेकंड आपके ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन सेकंड। आपने देखा सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद द डिफरेंट एंगल। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, सम अल्फा पार्टिकल्स deflected with the different angle। इससे क्या पता लगता है, जब डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे बताया थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसमें घूमते रहते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स उनके पास से निकलते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे क्या पता लग रहा है, which indicates that क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड एंड they are revolved continuously in a
सर्कुलर पाथ। इन्हें क्या कहा कि भाई वहाँ रहता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, फिक्स नहीं रहता, बल्कि रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि जब मान लीजिए अल्फा पार्टिकल जा रहा है और कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन इसको आया, तो वो क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, या अपनी तरफ जैसे अट्रैक्ट किया तो ये इधर चला गया, है ना। तो इस तरह से जो अल्फा पार्टिकल्स का पाथ है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और किसकी वजह से, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। जबकि थॉमसन ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, तो इसलिए थॉमसन थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई। ये सेकंड पॉइंट हुआ। इसके बाद अपन थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें, ये नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, अभी मैंने बताया कि अराउंड 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से वन पार्टिकल जो कि एटम के सेंटर से गुजर रहा था, वो क्या हुआ, कम बैक 180 डिग्री पर वापस आ गया। तो थर्ड पॉइंट क्या था, अराउंड वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 which is passed through center of the atom, come back at 180 डिग्री एंगल। यानी क्या आ गया, वापस आ गया 180 डिग्री एंगल पर। इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे क्या हुआ कि जो एटम का मास है वो स्प्रेड नहीं रहता। क्या अपन देखते हैं ना, किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो मास है वो स्प्रेड नहीं रहता, बल्कि बहुत ही स्मॉल एरिया में, बहुत ही छोटे एरिया में एटम के सेंटर में सेंट्रलाइज्ड रहता है, केंद्रित रहता है। ठीक है, इसी वजह से जब अल्फा पार्टिकल इसके पास से गुजरे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या पॉजिटिव नाविक है, धनात्मक नाविक है, तो उसके पास से जब गुजरा तो क्या हो गया, वो वापस आ गया, उसने उसको रिपेल कर दिया, उसको प्रतिकर्षित कर दिया। तो इससे इसने निष्कर्ष निकाला at 180 angle which indicates क्या इंडिकेट करता है, that mass of the atom not spreaded in whole atom, but क्या होता है, but it is centralized in a very small area, in the center of atom। क्या होता है, पूरे एटम में ना रह के, ये तो पूरे एटम में ना रह के क्या होगा, बहुत ही स्मॉल छोटे एरिया में एटम में रहता है। ये किसने, इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन था। और इससे इसने एक कल्पना की और बताया कि जैसे अगर अपन एक अजम्पशन लें, माने हम, तो जैसे आपका क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, क्रिकेट का ग्राउंड क्या है, बहुत बड़ा होता है ना। और क्रिकेट के ग्राउंड में मान लीजिए हम एक मच्छर, इंसेक्ट होता है ना, कीड़ा,
अगर हम एक बिठा दें, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो क्रिकेट ग्राउंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे भी जब इसका रेडियस निकाला गया, एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस, तो उनमें बहुत डिफरेंस था। 1 लाख टाइम्स रेडियस किसका? न्यूक्लियस का कम था। जैसे मान लीजिए जो एटम का रेडियस है, ये आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिख लीजिए रेडियस ऑफ एटम। परमाणु का जो रेडियस होता है कितना होता है पता है? 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस कितना है इसका? 10⁻⁻10 मीटर। किसका है? एटम का है। तो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो हमने लिया, इसका रेडियस कितना होता है पता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर ये आप देखें ना तो ये कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। यानी एटम के रेडियस से अगर आप देखें किसका? न्यूक्लियस का रेडियस, ये मैं मिटा रहा हूं, तो कितने टाइम्स कम हो गया देखिए आप। कितना टाइम कम हुआ? अगर इसको कंपेयर करें तो 10⁻⁻15, यानी करीब आप देखें तो 1 2 3 4 5 जीरो आ गई ना। तो जैसा बता रहे थे कि एटम के रेडियस की तुलना में जो रेडियस का रेशो है वो करीब 1 लाख टाइम्स कम होता है, क्योंकि इससे तो अपने को यही पता लग रहा है। तो आप देखिए 1 लाख टाइम्स का मतलब क्या हो गया? बहुत कम हो गया। जैसे मान लीजिए कि जो भी एरिया है, क्रिकेट ग्राउंड है, अगर उसका रेडियस 1 लाख है किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है, तो अगर उसका हम रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके इसका रेडियस ग्राउंड का कितना है? 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा? 1 किलोमीटर को आपने क्या किया? चेंज कर दिया, यानी 1 को आपने 1 लाख से डिवाइड कर दिया, तो आपके कितना हो गया? 0.00001 किलोमीटर के बराबर हुआ। यानी इतना कम रेडियस इसका होगा। आप ये सीधा ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है 1 लाख टाइम्स लेस होता है किससे? एटम के रेडियस। तो बहुत छोटा होता है। तभी तो हमने बताया कि भाई एक उसमें से जब 20,000 मिनट्स जो सेंटर से जा रहा था वो वापस आ गया। तो इसी की बेसिस पे बताया रदरफोर्ड ने कि जो एटम का मास है वो स्प्रेड नहीं होता, बल्कि बहुत ही स्मॉल एरिया में सेंट्रलाइज्ड रहता है। अब देखिए कि इसके बाद भी रदरफोर्ड थ्योरी फेल हो गई, रदरफोर्ड थ्योरी भी फेल हुई। तो पहले तो अपन थॉमसन थ्योरी के अपन फेल्योर देख लें। इसके बेसिस पे क्या हुए अपन लिखते हैं फेल्योर्स ऑफ थॉमसन एंड रदरफोर्ड थ्योरी। ठीक है, ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें फेल्योर्स ऑफ थॉमसन थ्योरी। तो थॉमसन का तो इससे पता लग गया, फेल्योर्स ऑफ थॉमसन थ्योरी। ठीक है, अभी मैंने बोले थे आपको
तो एक तो यही हो गया कि एज पर रदरफोर्ड थ्योरी mass of the atom not spread in the whole but it is centralized in the center of the atom, यानी जो मास है एटम का वो एटम के केंद्र में रहता है, ना कि पूरे में स्प्रेड रहता है। तो अपन इसको किस तरह से लिखेंगे, मास ऑफ एटम not spreaded in whole atom, ठीक है, एज पर रदरफोर्ड थ्योरी। hence Thomson theory was failed। ये क्या होगी, फेल। ठीक है, तो इसमें तो अपन इतना ही बताएंगे कि भाई क्यों हो गई। एक वैलिड पॉइंट आ गया कि वो तो कह रहे हैं कि साहब मास पूरे में स्प्रेड रहता है, जबकि रदरफोर्ड ने कह दिया मास स्प्रेड ही नहीं रहता, वो तो एक जगह सेंटर में रहता है, इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गई। अब अपन बात करते हैं फेलोर ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी। रदरफोर्ड थ्योरी के फेलोर्स क्या थे, और इसके बाद फिर कौन सी थ्योरी आई, बोर थ्योरी। तो बोर थ्योरी इसीलिए आई क्योंकि रदरफोर्ड थ्योरी में कुछ कमियां थीं, ठीक है। उन कमियों को लेते हुए बोर थ्योरी के बारे में जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। कुछ आया ही नहीं प्रसून इसमें तो।